श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की संघ सरकार ने 2019 में पार्लियामेंट में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पेश करते हुए स्पष्ट तौर पर यह घोषणा की थी कि यह कानून इनर लाइन परमिट तथा शेड्यूल 6 के रिजर्व एरियाज पर लागू नहीं होगा। अब ऐसे में भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची दैट मीन 6th शेड्यूल क्या है तथा इनर लाइन परमिट की क्या व्यवस्था है, आज इस संबंध में आपके साथ चर्चा करेंगे। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट करियर्स की ऑनलाइन क्लासेस में। एंड बिफोर प्रोसीडिंग दिस सेशन, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अतुल सक्सेना। आज कम से कम शब्दों में परंतु डिटेल में आपको यह बताऊंगा कि 6वीं अनुसूची क्या है, यह कौन कौन से एरियाज में लागू की गई है तथा इसके लिए गठित किया जाने वाला प्रशासनिक ढांचा किस प्रकार कार्य करता है। What is Schedule 6? In which areas is it applied? And how the administrative framework does his work constitutes for the 6th schedule? और साथ ही हम चर्चा करेंगे 6th शेड्यूल से रिलेटेड उन सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स तथा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की जिनकी फ्यूचर में होने वाले नेक्स्ट जनरेशन एग्जाम्स में आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ही अधिक हैं। इससे पहले कि आगे बढ़ा जाए, एक बार पैटर्न को भी समझ लेते हैं। देखिए, शेड्यूल 1 रिलेटेड था स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऑफ यूनियन से, जबकि शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 लगभग एक जैसे हैं और रिलेटेड हैं सैलरी और शपथ से। शेड्यूल 4 रिलेटेड है राज्यसभा में सीटों के आवंटन से, जबकि शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 एक जैसे हैं और रिलेटेड हैं शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज में रहने वाली ट्राइबल पॉपुलेशन से। लास्ट लेक्चर में आप देख चुके हैं कि शेड्यूल 5 रिलेटेड है शेड्यूल्ड एरियाज से और शेड्यूल 6 रिलेटेड है ट्राइबल एरियाज से। Hence, before proceeding this session, it is requested to you that if you have not seen the last lecture related to Schedule 5, then must see it. We have given its link in the description as well. मित्रों, शेड्यूल 6 को आप लोग इस प्रकार भी लर्न रख सकते हैं कि शेड्यूल 5 जिन एरियाज को ड्रॉप कर देता है, शेड्यूल 6 उन सभी को उठा लेता है। और यह एरियाज कौन कौन से हैं? यस, असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम। यहाँ से एक क्वेश्चन यह बनता है कि आखिर इन स्टेट्स को किस प्रकार लर्न रख सकते हैं। क्लॉक टाइमिंग AM PM से मिलता जुलता है AM TM। असम, मेघालय तथा त्रिपुरा एवं मिजोरम, अथवा ATM स्क्वायर से क्रिएट कीजिए। असम, त्रिपुरा तथा M स्क्वायर से मेघालय एवं मिजोरम। अच्छा, तो यह बताइए कि शेड्यूल 6 किस एरिया से रिलेटेड है? यस, ट्राइबल एरियाज से। और ट्राइब्स अर्थात आदिवासी कहाँ रहते हैं? जंगलों में। बताइए कि फॉरेस्ट एरियाज में जनरली गर्मी अधिक रहती है या ठंडी? ऑब्वियसली फॉरेस्ट एरियाज में कोल्ड अधिक रहती है। और कोल्ड में क्या पीने का मन करता है? हाँ जी, चाय। चाय पीने का मन करता है। और चाय कहाँ से आती है? ठीक कहा आपने, असम से। चाय के साथ अगर मिल जाए पकौड़ी भी तो मजा आ जाए। मजा बोले तो मिजोरम। चाय पकौड़ी का असली मजा कब आता है? बरसात में, जब कड़कड़ाते हैं काले काले बादल। और क्लाउड को संस्कृत में क्या कहते हैं? मेघ। मेघ बोले तो मेघालय। और इस प्रकार मस्त बरसात के दिन चाय के साथ पकौड़ा खा जाते हैं हम पूरा का पूरा। बोले तो त्रिपुरा। अब तो हो गया ना याद? असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। इस प्रकार शेड्यूल 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण का प्रावधान है। Hence, Schedule 6 is related to the administration and control of scheduled areas of the above said 4 northeastern states. That is Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. लेकिन अब क्वेश्चंस इन स्टेट्स के उन सिलेक्टेड एरिया से उठाए जाएंगे जो शेड्यूल 6 में डिस्क्राइब किए गए हैं। ध्यान दीजिएगा कि यह चारों स्टेट्स कंप्लीटली शेड्यूल 6 में नहीं आते हैं। इन स्टेट्स के सिलेक्टेड एरियाज ही शेड्यूल 6 में आते हैं। चर्चा करते हैं इन चारों स्टेट्स के उन एरियाज की जो आते हैं शेड्यूल 6 में। शेड्यूल 6 में असम के 3 एरियाज हैं। नॉर्थ कछार हिल्स, उत्तरी कछार की पहाड़ियां, दीमा हसाओ जो कि इस एरिया का प्रचलित नाम है, कार्बी एंगलोंग और बोडोलैंड। मेघालय के तीनों ही क्षेत्र गारो, खांसी तथा जयंतिका की पहाड़ियां सम्मिलित हैं शेड्यूल 6 में। इस प्रकार मेघालय का पूरा ही क्षेत्र सम्मिलित है शेड्यूल 6 में। मिजोरम के भी तीनों ही एरियाज आते हैं शेड्यूल 6 में, चकमा, मारा तथा लाई। जबकि त्रिपुरा से केवल एक ही रीजन आता है शेड्यूल 6 में और वो है त्रिपुरा की पहाड़ियां। इस प्रकार इन 4 स्टेट से टोटल 10 एरियाज शेड्यूल 6 में आते हैं।
अब इन सिलेक्टेड शेड्यूल्ड एरियाज को मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले असम को देखते हैं। यह है बोडोलैंड, फिर कार्बी एंगलोंग और यह है दीमा हसाओ। मेघालय राज्य के तीनों रीजन्स गारो, खासी तथा जयंतिका। नेक्स्ट त्रिपुरा हिल्स और इसके बाद मिजोरम के 3 रीजन्स चकमा, मारा तथा लाई। इस प्रकार नॉर्थ ईस्ट इंडिया से टोटल 10 रीजन्स आते हैं शेड्यूल 6 में। सबसे लास्ट में दिखाई देता है गोरखालैंड, जो कि शेड्यूल 6 में नहीं आता। यद्यपि गोरखालैंड आंदोलन का एक लंबा इतिहास रहा है और एक लंबे समय से अलग गोरखालैंड राज्य की डिमांड करते वेस्ट बंगाल के इस नॉर्दर्न एरिया के लिए 18 जुलाई 2011 में एक अलग दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद का भी गठन किया गया था, जो कि एक सेमी ऑटोनोमस बॉडी अर्थात एक अर्ध स्वायत्त निकाय था। गोरखालैंड के 4 क्षेत्रों दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, कुर्सियोंग तथा सिलीगुड़ी के मिरिक क्षेत्र को इस निकाय में सम्मिलित किया गया। लेकिन एक अलग गोरखालैंड स्टेट के लिए आंदोलित जनता इस निकाय के गठन के बाद भी एक अलग गोरखालैंड राज्य की डिमांड करती रही है। सिलीगुड़ी, कुर्सियांग, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग तथा भक्तिनगर के साथ साथ यह संपूर्ण कलरफुल एरिया आने वाले समय में एक नया स्टेट घोषित किया जा सकता है। अतः शेड्यूल 6 में फिलहाल गोरखालैंड हिल काउंसिल पर चर्चा यहीं पर स्थगित करते हुए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम इम्पोर्टेंट फैक्टर्स रिलेटेड टू शेड्यूल 6। फर्स्ट पॉइंट है कि शेड्यूल 6 को संविधान के अंदर ही एक संविधान की संज्ञा दी जाती है। शेड्यूल 6 इज कॉल्ड एज अ कॉन्स्टिट्यूशन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। इसका कारण है कि अनुसूची 6 से संबंधित इन क्षेत्रों में प्रशासनिक कार्यों हेतु गठित की जाने वाली स्वायत्त परिषद के नियम प्राथमिक रूप से लागू होते हैं। The rules of the autonomous council to be constituted for administrative work in these areas related to Schedule 6 are primarily applicable. भारतीय संविधान के वो समस्त प्रावधान जो यहाँ प्रशासनिक अतिक्रमण that means conflict करते हैं प्रभावहीन हो जाते हैं। All those provisions of the Indian Constitution which conflict here become ineffective. अर्थात टकराव की स्थिति में काउंसिल के नियमों को प्राथमिकता दी जाती है। Second point is a most important point related to source of Schedule 6. बारदोलोई समिति की अनुशंसा पर शेड्यूल 6 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया। यह समिति कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अर्थात संविधान सभा द्वारा आदिवासी क्षेत्रों के डेवलपमेंट और आदिवासियों को मुख्य धारा में लाने संबंधी विषय पर गठित की गई थी। समिति के चेयरमैन थे गोपीनाथ बारदोलोई। आप अपने सहर्ष स्वभाव एवं मिलनसार व्यक्तित्व के कारण सर्वप्रिय नाम से भी जाने जाते थे। आपको मरणोपरांत 1999 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट में हम चर्चा करेंगे टेक्सचर ऑफ शेड्यूल 6 की। शेड्यूल 6 को लिंक किया गया है आर्टिकल 244 क्लॉज 2 तथा आर्टिकल 275 क्लॉज 1 से। शेड्यूल 6 का शीर्षक है असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध। Provisions as to the administration of tribal areas in the states of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. Schedule 6 में total 21 पैराज हैं। There are total 21 पैराज in Schedule 6, and we will discuss only first 5 पैराज along with Para 21. पैरा 1 का शीर्षक है Autonomous Districts and Autonomous Regions, अर्थात स्वशासी जिले और स्वशासी प्रदेश। यह पैरा अनुसूची 6 से संबंधित किसी भी जनजातीय क्षेत्र के नाम तथा क्षेत्रफल में परिवर्तन से संबंधित है। This para deals with the power to change the name and the area of any tribal region related to Schedule 6. संबंधित राज्य के राज्यपाल को यह अधिकार होगा कि वो अनुसूची 6 के किसी भी जनजातीय क्षेत्र के क्षेत्रफल को घटा सकेगा, बढ़ा सकेगा अथवा नाम में परिवर्तन कर सकेगा। ध्यान रहे कि शेड्यूल 5 में यह पावर प्रेसिडेंट को प्राप्त थी। Governor of the state concerned will have the right to reduce and increase the area of any tribal region and also change the name of the region. पैरा 2 का शीर्षक है Constitution of District Councils and Regional Councils, अर्थात जिला तथा प्रादेशिक परिषदों का गठन। इस पैरा में ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ऑटोनोमस काउंसिल्स अर्थात स्वायत्त परिषदों के गठन के प्रावधान है। परिषदों के नाम इस प्रकार होंगे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अर्थात स्वायत्त जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट के लिए, तथा ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल अर्थात स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद 2 या 2 से अधिक डिस्ट्रिक्ट्स को मिलाकर गठित किए गए सर्कल के लिए। नॉर्मली इन्हें एडीसीज कहा जाता है। डिस्ट्रिक्ट अथवा रीजन की ऑटोनोमस काउंसिल में 30 मेंबर्स से अधिक नहीं होंगे।
इनमें से 26 मेंबर प्रत्यक्ष वयस्क मताधिकार के तहत क्षेत्र के केवल आदिवासी जनजातीय जनता द्वारा मतदान के माध्यम से निर्वाचित किए जाएंगे। Out of these, 26 members will be elected through adult suffrage, through direct voting, by only tribal people of the area. शेष 4 मेंबर्स गवर्नर के द्वारा नाम निर्देशित अर्थात नॉमिनेट किए जाएंगे। अब देखते हैं बोडोलैंड ऑटोनोमस टेरिटोरियल हिल काउंसिल के स्ट्रक्चर को। यह काउंसिल 10 फरवरी 2003 में सेटअप की गई थी। इसका रीजन भूटान तथा अरुणाचल प्रदेश की तलहटी से ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपरी तट पर उत्तर में स्थित 4 जिलों कोकराझार, चिरांग, बक्सा तथा उदलगुरी से मिलकर बना है। बोडो जनजाति असम की सबसे बड़ी जनजाति है और यह असम राज्य की कुल पॉपुलेशन की 6% से अधिक है। काउंसिल के मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स दैट मीन्स परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या 46 होगी। इनमें से 40 सदस्य वयस्क मताधिकार के तहत क्षेत्र की जनता प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से निर्वाचित करेगी। Out of these, 40 members will be elected by the people of that region through direct adult suffrage. इन 40 सीटों में से 35 सीटें ट्राइबल मेंबर्स के लिए रिजर्व्ड हैं तथा 5 सीटें अनरिजर्व्ड हैं, जबकि रिमेनिंग 6 सीट्स कंसर्न स्टेट के गवर्नर द्वारा नॉमिनेट की जाती हैं। नॉमिनेट किए जाने वाले 6 मेंबर्स में से न्यूनतम 2 का महिला होना आवश्यक है। ध्यान रहे 46 मेंबर्स की यह अधिकतम संख्या केवल बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के लिए ही होगी, न कि अन्य किसी ऑटोनोमस काउंसिल्स के लिए। जनता के द्वारा निर्वाचित किए गए मेंबर्स का टेन्योर अर्थात कार्यकाल होगा 5 इयर्स का, जबकि गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किए गए मेंबर्स यद्यपि राज्यपाल की इच्छानुसार प्रसाद पर्यंत अर्थात टिल द प्लेजर ऑफ द गवर्नर अपने पद पर बने रहेंगे। तथापि फ्रेश इलेक्शन के बाद सेटअप की गई न्यू काउंसिल में सामान्यतः फ्रेश नॉमिनेशन ही किया जाता है और यह भी हो सकेगा कि उन्हीं मेंबर्स को पुनः नई काउंसिल में नॉमिनेट कर दिया जाए। पैरा 3 का शीर्षक है पावर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स एंड रीजनल काउंसिल्स टू मेक लॉज, अर्थात विधि निर्माण की जिला और प्रादेशिक परिषदों की शक्ति। इस पैरा में ऑटोनोमस काउंसिल्स की कानून निर्माण की पावर्स है। इस पैरा के अंतर्गत ऑटोनोमस काउंसिल्स को लिमिटेड लेजिस्लेटिव पावर्स अर्थात सीमित विधायी शक्तियां प्राप्त हैं, जिसके अधीन जिला एवं प्रादेशिक परिषदें जमीन, वन संपदा, जल संपदा एवं सिंचाई, नहरें, जल संरक्षण, झूम एवं अन्य खेती, विवाह, तलाक तथा जायदाद आदि विषयों से संबंधित कानून का निर्माण कर सकेंगी। Autonomous councils can make laws for land, forest wealth, water resources and irrigation, canals, water conservation, jhum and other shifting cultivation, marriage, divorce, and property, etc. पैरा 4 में ऑटोनोमस काउंसिल्स को विलेज कोर्ट्स के फॉर्मेशन, डिसोल्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन तथा मैनेजमेंट की पावर प्रोवाइड की गई है। पैरा 4 का शीर्षक है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स एंड ऑटोनोमस रीजन्स, अर्थात स्वशासी जिलों एवं स्वशासी प्रदेशों में न्याय प्रशासन। इस नियम के अंतर्गत जिला एवं क्षेत्रीय परिषदों को ग्रामीण अदालतों के गठन, विघटन तथा शासकीय प्रबंधन को नियंत्रित करने का पूर्ण अधिकार होगा। पैरा 5 इन ऑटोनोमस काउंसिल्स द्वारा सेटअप किए गए विलेज कोर्ट्स को स्पेशल जुडिशियल पावर्स प्रोवाइड कराता है। पैरा 5 का शीर्षक है कन्फर्मेंट ऑफ पावर्स अंडर द कोड ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीजर टू ऑटोनोमस काउंसिल, अर्थात क्षेत्रीय और जिला परिषदों को नागरिक एवं आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत शक्तियों को प्रदान करना, जिसके तहत डिस्ट्रिक्ट्स एवं रीजनल काउंसिल्स तथा ग्रामीण न्यायालयों को दीवानी तथा अपराधी अर्थात सिविल तथा क्रिमिनल्स दोनों ही मामलों में सीपीसी तथा सीआरपीसी के अंतर्गत अपने डिसीजन सुनाने का अधिकार है। पैरा 21 में इस अनुसूची का संशोधन है। There is amendment of this schedule in this पैरा। पैरा 21 कहता है कि शेड्यूल 6 में जो भी अमेंडमेंट किए जाएंगे वो पार्ट 20 में मेंशन किए गए आर्टिकल 368 के अधीन कंसिडर नहीं किए जाएंगे, अर्थात इस शेड्यूल में अमेंडमेंट करने के लिए पार्लियामेंट को आर्टिकल 368 के अधीन किसी भी प्रपोजल को लाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। मात्र प्रेसिडेंट के सिग्नेचर नोटिफिकेशन मींस हस्ताक्षर सहित अधिसूचना द्वारा इस शेड्यूल में अमेंडमेंट्स किए जा सकेंगे। इसके अतिरिक्त अपना कोई भी क्वेश्चन अथवा कोई भी अन्य प्रॉब्लम द करियर्स कंबाइंड क्लासेस @gmail.com पर अथवा कमेंट बॉक्स में अपने मोबाइल नंबर के साथ ड्रॉप कर सकते हैं। हमारी टीम जल्द ही आपसे पर्सनल कांटेक्ट करेगी। हमारे उत्साहवर्धन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोज को लाइक भी कर दीजिए। विश्वास कीजिए यह बिल्कुल फ्री है आपके लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम शेड्यूल 5 तथा 6 के बीच के डिफरेंसेस को तथा इनर लाइन परमिट के संबंध में चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।